लोग की जो एक जद्दोजहद रही है, मुझे 30 साल हो गए मीडिया के साथ काम करते हैं। तो ये बात तो मतलब अभी हम 84 को ही अगर देखें, अगर हम उसी पर अपने आप को कंसंट्रेट करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सामने रखते हुए, तो शायद आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि आज ही इंडियन एक्सप्रेस में निकला है कि एक लीडर जो है उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम का ऑर्डर आया है। कितने सालों बाद? 40 साल के बाद 3 बार सीबीआई ने वहां फाइल किया उसको क्लोज करने के लिए। मुझे नहीं पता कौन जज थे, उन्होंने उसको क्लोज नहीं करने दिया। एक बात तो ये होती है, ये पहली बारी है कि मतलब सीबीआई ने ये कहा कि हाँ हमें और तथ्य मिल गए हैं, इसलिए हम ये पेश कर रहे हैं। 3 बार क्लोज करने की कोशिश की और फिर एक सेंट्रल एजेंसी। लेकिन मैं इसी चीज को थोड़ा और आगे देखने की कोशिश करता हूं कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसकी हम जस्टिस की बात करते हैं, ये भी मुझे धीरे धीरे, शायद मैं सही ना हूं अपनी समझ में, कि ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप सब तथ्यों, प्रमाणों और एविडेंस के ऊपर अगर सिर्फ चलता होता तो शायद अगर उसकी सही तरीके से, मतलब जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो अभी हम लोग दोबारा जो हुआ की गिनती को हम दोबारा देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम सिर्फ उन जो पहली जो हुआ की गिनती जो टीओडीआर ने 1984 में निकाली थी, शायद उसमें मेरी उम्र 18-19 साल होगी। लेकिन आज हुआ की गिनती को जब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ नामों की लिस्ट है, लेकिन हम उस सिस्टम को, उस प्रोसीजर को, उस न्याय प्रणाली को, उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को जब देखने की कोशिश करते हैं तो हुआ द गिल्टी एक बृहद रूप में दिखाई देना शुरू करता है। मेरे हाथ में अभी कुछ हाथ से लिखी हुई कंप्लेन, एफिडेविट्स, एफआईआर की कॉपीज हाथ में आई हैं उस समय की, और वेडलाइट ने तो बहुत काम भी किया है इसके ऊपर। इनकी रिपोर्ट्स भी जो हैं वो हम पढ़ते रहते हैं। इसमें से जब हम कुछ जजमेंट की बात देखते हैं तो एविडेंस को जब हम पेश करते हैं कोर्ट में, तो उसको जो उसके ऊपर जो लीगल आर्गुमेंट्स होते हैं वो लीगल आर्गुमेंट्स में भी एक प्रोसेस हमें दिखाई देता है जो कि हु आर द गिल्टी के कैटेगरी में आ जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अभी एक केस पढ़ रहा था जो 550-600 पेज का केस है। उसमें जब एक गवाह को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक गवाह को लाया जाता है, वो भी 20 साल के बाद जब वो गवाह पेश होती है, उससे जो आर्गुमेंट किया जा रहा है वो एक पूरी एक बैटरी, मतलब मैं तो यहाँ तक मुझे पता चलता है कि जब जमुना पार में जो दंगे हुए थे और उसमें एक नाम जो आया था एक लीडर का, उनकी मतलब बैटरीज ऑफ लॉयर एक तरफ और एक तरफ 4 नए लॉयर, ठीक है, डिफेंस में इतने, प्रोसिक्यूशन में 4, वो भी एक कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी। तो कहां से अब ये जो बैलेंस ऑफ पावर जो है उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहां तक टिकेगा, उसमें सच्चाई न्याय की जो बातें होती हैं। तो मैं उन महिला की बात कर रहा था, उस महिला को 1.5 महीने तक लगातार कटघरे में खड़ा करके ऐसे ग्रिलिंग हुई है, और फिर बाद में जज ने कहा कि एविडेंस नहीं है क्योंकि आपने तो ये कहा है, आपने ये कहा, आपने ये लिखने वाले वो नहीं है क्योंकि वो तो अनपढ़ है। तो लोग पूरी एक ऐसा जगह थी जहाँ पर सारे अनपढ़ ही रहते, तो वो कहाँ से कंप्लेन लिखेंगे, कहाँ से एफिडेविट लिखेंगे, कहाँ से वो लॉयर करेंगे। अब उन्होंने उस समय ये कहा था, नहीं जब आपने ये कहा था तो सिर्फ आपने कहा है ना, और तो किसी नहीं कह रहा है। दंगा हो रहा है, इतने लोग थे, आप कह रहे हैं कितने लोग मारे गए, उन जो मारे गए लोगों में से और किसी ने ये बात नहीं कही है। यहाँ तक जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके इस तरह से पेश किया गया है, तो वो जो आप इम्प्यूनिटी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और न्याय की बात करते हैं, तो मतलब इन सब की भी पड़ताल होनी चाहिए। एज ए लीगल यूनिटीज जो हैं उनको इस चीज को भी देखना चाहिए। मेरा मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी जो वृंदा ने ये बात कही है कि कम्युनिज्म की बात एक समाज वो नहीं होता है, मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से रखता हूँ। वो ये है
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं स्टेट की बात नहीं करता। स्टेट तो उसके अपने एजेंडा हैं, उस एजेंडा का ये है कि हमें सत्ता पे काबिज करना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, ये क्लियर है। लेकिन समाज जो है उसमें जो लोग हैं, जो उनका ताना बाना है, उनके रिश्ते हैं, उनमें जो इन घटनाओं के बारे में बात होनी चाहिए। जब मैं 30 साल बाद अपने शहर में वापस जाता हूँ तो वहां पर मेरे दोस्त यही बात बोलते हैं, यार हम लोग खाली खेलते थे, घूमते थे, छेड़खानियां करते थे, लेकिन कभी हमने वो जो पंजाब में जो चल रहा था हमने कभी उसमें बहस ही नहीं की है। जो पंजाब में उनका जब पहली बात थी तो वो बस से निकाल के जो लोग मारे गए उनके बारे में हमने बात ही नहीं की है। तो हम अब समझ गए हैं। उनका ये कहना था कि वो अपने बच्चों के साथ ये बातें करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब मैं अपने गुरु से मिला, उन्होंने मुझे भी बार बार ये बात बोल रहे थे कि नहीं, समाज तो ऐसा होता है, ये हमारी गलतियां हैं, या हम नहीं जुटे। हमारा सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जब यहाँ से हिजरत हो रहा था हमने हाथ नहीं पकड़ा। तो मैं इन सब आर्गुमेंट से थोड़ा सा विचलित हो रहा था और मतलब नहीं समझ पा रहा था या नहीं समझना चाहता था या मैं सिर्फ सहमत नहीं था। तो जब वो क्लास में पढ़ाते थे ना मुझे, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो वो हिंदी में पढ़ाया करते थे। इंग्लिश की कविताओं को, कीट्स को, विलियम वर्ड्सवर्थ को हिंदी में पढ़ाया करते थे, क्योंकि उस शहर में अगर आपको किसी को इंग्लिश पढ़ानी है तो आप हिंदी में ही पढ़ा सकते हैं। तो मुझे आज तक वो शब्द याद है, उनके पढ़ाए हुए आम खाना मैन और ये जो, वो मुझे आज तक याद है। उनका ये कहना था कि देखो, तुम्हारे जाने के बाद इस शहर में द्वारा दंगे नहीं हुए हैं और हमारा समाज जो है उस पर दंगे नहीं हुए। हम क्यों? तो हो ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं हो सकते? इस बहस को बंद करने की उनकी 2 लाइनें हैं, मुझे आज तक याद है। कहते हैं जिस शहर में शमशान घाट मुसलमानों के मोहल्ले में हो और कब्रिस्तान हिंदुओं के मोहल्ले में हो, वहां दंगे नहीं हो सकते। बाकी बात खत्म। बाकी तुम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो ये वाला बात है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सामाजिक संगठन और समाज के जो लोग हैं, उनमें जो आपस में जो बातें होनी चाहिए, जो आजकल नहीं होती हैं, वो अगर लगातार होती रहें तो मेरे ख्याल से जो ये एक चीज लगती है। इसलिए मैंने ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने जोड़ी। जो ये कहानी 84 की अधूरी है, जिसमें आपने जोड़ा कि बात होनी चाहिए थी। 84 की कहानी का जो इस किताब में एक और पक्ष जो है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, जो जुड़ी हुई है उस बात से कि हु आर द गिल्टी। जब पता भी चल गया तो इंसाफ की लड़ाई कहाँ तक पहुंची। वो है कि 84 के बाद का जो दौर है पंजाब का, जिस तरह का तशद्दुद, जिस तरह का पुलिस की जो एक नंगा नाच जो पंजाब में हुआ 84 ऑनवर्ड्स, जिसके ऊपर उन्हें खुली छूट थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसके चलते हुए पंजाब के हजारों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। सैकड़े नौजवान डिसअपियर हुए, वो आज तक डिसअपियर हैं और उनके बारे में कहीं पे भी कोई बात जो है नहीं चलती। अगर हम ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक भी ऐसा मेमोरियल नहीं है जहाँ पर जो दिल्ली की नरसंहार में जो लोग मारे गए उनकी तस्वीरें हों, उनकी कहानियाँ हों, और ये बात सिर्फ रह जाती है गुरुद्वारों के, कम्युनिटी के हिस्से आ जाती है कि वो ही लगाएं और वो ही इस याद को अपने तरीके से जिंदा रखें। एक नागरिक किस तरह से खाली एक समुदाय का पार्ट हो जाता है, ये बहुत इसमें एक लेसन है। ये हम सबकी सांझी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली का जो नरसंहार है उसके ऊपर हम उसे याद रखने की तरीका ढूंढें। हम एज सिटीजन्स और उन जो हमारे साथ के सिटीजन्स के साथ जो हुआ, जो सिख समुदाय थे, हमने वो नहीं किया और ये काम गुरुद्वारों ने किया और उन्होंने अपने हिसाब से किया। उन्होंने एक अलग तरह का पॉलिटिक्स उसमें बिना गया और वो लड़ाई एक अलग जगह
पंजाब के अंदर जो पुलिस ने किया, जिसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसने भी झेला जब वो डाल्टनगंज से पहुंच जाता है पंजाब, और किस तरह से उठाया जाता है और किस तरह का तशद्दुद उसके ऊपर होता है, शारीरिक तशद्दुद जिसको लेकर वो टूट जाता है। वो कहानी है उस दौर की, और इसीलिए मैं कहती हूँ, मैंने कहा कि 84 एक साल नहीं था, 84 में ऑपरेशन वुड रोज हुआ और वो लगातार चलता रहा, जिसमें ये नौजवान उठाए गए। वो अगले 10 साल तक चलता रहा। 84 में ही डिस्टर्ब एरिया अमेंडमेंट पंजाब के अंदर हुआ, जिसमें अंधाधुंध पावर्स दी गई सिक्योरिटी एजेंसीज को कि वो किसी को भी उठाएं, किसी को भी डिसअपियर करें। जो हमने देखा एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग्स हैं उस दौर में हुई, वो फिर पड़ा कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों के ऊपर कि वो उसके ऊपर कुछ शुरू करें, उसका डॉक्यूमेंट करना, जिसकी एक सीमा है, अगर वो कहाँ तक ले जा सकते थे। और वो एक जगह तक पहुंचा और उसके बाद रुक गया, हम आगे उसको नहीं ले जा पाए, हम नहीं बता पाए कि वो नौजवान कहाँ गए। आज तक जसवंत सिंह खालड़ा जो इन्हीं चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे थे कि नौजवान, पंजाब के नौजवान कहाँ गए, कौन से क्रिमेशन ग्राउंड्स में जला दिए गए, वो खुद डिसअपियर हो जाता है। ये वो 95 में खुद डिसअपियर हो जाता है, अपने घर से उठाया जाता है। चश्मदीद गवाह हैं जो देखते हैं कि कौन उठा कर ले गया, कौन सा डीएसपी कौन से थाने में ले गया। उसके चश्मदीद गवाह होने के बावजूद किसी को सजा नहीं होती। और 1995 में ये ऐलान कर दिया जाता है कि पंजाब में स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, सब आतंकी खत्म किए जा चुके हैं, आतंकवाद खत्म हो गया है और अब पंजाब फिर से हंसने गाने नाचने भंगड़ा करने वाला प्रांत हो गया है। उसका पब्लिक रिलेशंस का जो फंड है वो बढ़ा दिया जाता है कि हर जगह कल्चरल प्रोग्राम्स करो जहां हंसता खेलता पंजाब नजर आए। और ये 95 में हो रहा है, 95 जब खालड़ा डिसअपियर किया जा रहा है। तो अगर ये मेमोरीज, अगर ये संदर्भ जो है हमारी आम जो समझ है उसका हिस्सा नहीं बनता, और अगर जो बात सिद्धार्थ ने भी कही मैं उसको फिर से अंडरलाइन करना चाहूँगी कि 84 को अगर हम सिर्फ सिख प्रिज्म से बाहर होकर देखें और न्याय की, हिंदुस्तान में एक अकाउंटेबिलिटी की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें समझ आती है, इस भारतीय स्टेट को समझने की जो हमारे दिमाग खुलता है कि किस तरह से सांप्रदायिकता, किस तरह से रिप्रेशन, किस तरह से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं ये लेकर किस तरह से जो स्टेट का टूल किट है वो उसे मजबूती देता है, और जो आज तक चलता आ रहा है। उस टूल किट को समझने के लिए, उस टूल किट के पीछे जाने के लिए, ये मैं समझती हूँ कि जो परमजीत ने डाल्टनगंज से शुरू करके पंजाब में लाए, और जहाँ इतने ही बहुत खूबसूरत ढंग से एक जगह जो डाल्टनगंज से फैमिली मोहाली में आकर रीलोकेट होती है, उनका दूसरा नौजवान बेटा कुछ सालों के बाद मर जाता है, और जो अमन कहता है उसे 84 निकल गया, और ये 84 से बहुत बाद की बात है। तो 84 तो एक सदी का दुखांत है जो सारे एक समुदाय ने जिन्नत किया है, पर वो हम सबका साझा दुखांत है, और उसको पकड़ने की, उसे समझने की, उसे खोलने की और उसकी अकाउंटेबिलिटी की मांग, उसे मेमोरियल, उसको अपनी हर समझ के हर पहलू में शामिल करने की जो कोशिश है वो हमें बिल्कुल करते रहना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा 10 फिल्में और बनने चाहिए, 100 नॉवल और लिखे जाने चाहिए, बेशक, और यही बात है जो हमें ले जाएगी, जो हमें भूलने नहीं देगी, और हमें नहीं भूलना चाहिए। ये भूल जाने की जो कि अब बढ़ जाओ आगे, अब चल जाओ, ये हमें एक उसी दलदल में दोबारा डाल देता है जहाँ से हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं।
और एक बार फिर परमजीत को बहुत बधाई है कि उसने परमजीत ने हमें ये मौका दिया इस तरह से बैठकर बात करने का, 84 को दोबारा से स्मृति में लाने का। और अब सिद्धार्थ कुछ कहना मैं बस एक आपकी इजाज़त से एक बात जोड़ना चाहूँगा। जब शरण ने हाँ। 84 के बाद का जिक्र किया, खालड़ा का जिक्र किया, तो आप हाज़रीन को इतला करूँ मैं कि पंजाब 95 नाम की फिल्म एक बनी है। नाम वैसे खालड़ा, जसवंत सिंह खालड़ा होनी चाहिए थी, लेकिन वो उस पर इजाज़त नहीं मिली। पंजाब 95 अनीत रेहान की फिल्म है। और लेटेस्ट खबर ये है कि सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 85 कट ऑर्डर किए हैं। इसके खिलाफ जो है ये जनाब रेहान साहब कोर्ट गए हैं। और यूँ समझिए कि ये एक ऐसे माहौल में, मतलब उन्होंने फिल्म बनाई, उनको लगा कि भाई सियासी जिस तरह से इक्वेशंस हैं, मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये एंटी कांग्रेस इस फिल्म को मानी जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जिन चीज़ों पे ये फोकस कर रहा है और जिस हिस्ट्री को की याद को ताज़ा कर रहा है, वो एक एक्चुअली दरअसल में हिस्ट्री है नहीं, वो आज का जीता जागता मतलब ये तो आज की हकीकत है। और इसलिए शायद ये फिल्म पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी जिस तरह से रेहान साहब उसको दिखाना चाहते हैं।